नंबर 9 की शुरुआत होती है। सारे स्टूडेंट इंसू से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था, इसलिए उसका कोई कुछ नहीं कर पाता। अब क्लास प्रेसिडेंट भी जॉम्बी से लड़ने लगती है और वो इंसू से लड़ाई करने लगती है। तब इंसू कहता है कि तुम हमारे जैसी हो, हमारे साथ मिल जाओ, हम दोनों मिलकर पूरे स्कूल को ख़त्म कर देंगे। लेकिन क्लास प्रेसिडेंट ऐसा नहीं करती और इंसू क्लास प्रेसिडेंट को मारने लगता है। क्लास प्रेसिडेंट को पिटता देख सोहयुग आ जाता है और इंसू सोहयुग को पकड़ लेता है। इस पर क्लास प्रेसिडेंट इंसू को छत से नीचे फेंक देती है। इतना सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं कि ओंजू अभी भी सान से बात नहीं करती। हम देखते हैं कि इंसू की हड्डी बुरी तरह से टूट गई है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता चला जाता है। अब हम क्वारंटाइन सेंटर का सीन देखते हैं, जहां अभी भी ये नहीं पता चला कि वायरस का एंटीडोट क्या है, क्योंकि ये वायरस कभी भी अपना रूप बदल लेता है। इस वजह से पूरी तरह से चेक करने के बाद ही इसका एंटीडोट बनाया जा पाएगा। तभी कैप्टन के पास खबर आती है कि पुलिस इंस्पेक्टर एंटीडोट के बारे में जानता है और इंस्पेक्टर बताता है कि एंटीडोट हैसन स्कूल के साइंस लैब में मिस्टर ली के लैपटॉप में पड़ा है। तब कैप्टन अपने जूनियर से पूछता है कि क्या ये बात सच है कि हैसन स्कूल में ही सबसे पहले ज़ॉम्बी बने थे। इस पे वो जूनियर कहता है हाँ। तब इस पे कैप्टन कहता है कि जाके वहाँ से लैपटॉप लाओ। अब हम यहाँ उस लड़के को देखते हैं जिसने खुद की जान बचाई थी और बाकियों को वहीं पे छोड़ दिया था। वो युंजे को देखता है। युंजे कहती है कि मैं वहाँ अकेले चिल्ला रही थी, तुम मेरी हेल्प करने के लिए नहीं आए। उस पे वो लड़का कहता है कि मुझे लगा कि तुम मर गई हो। अब युंजे कहती है कि मुझे भूख लगी है। इस पे वो लड़का उसे अपना टिफ़िन देने लगता है। इस पर युंजे कहती है कि मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। अब हम छत पे देखते हैं कि एक लड़की कहती है कि क्या तुम सबने क्लास प्रेसिडेंट को लड़ते हुए देखा। अब अगर ये पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गई तो ये सबसे पहले हम पे अटैक करेगी। इस पर क्लास प्रेसिडेंट बोलती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं, दोस्त कैसे होते हैं मुझे नहीं पता, अगर हम जिंदा बचे तो मैं यही चाहूँगी कि हम एक साथ रहें। ये सुनकर उस लड़की को बुरा लगता है और वो क्लास प्रेसिडेंट से माफ़ी मांगती है। तभी क्लास प्रेसिडेंट कहती है कि वो लोग आ रहे हैं और तभी यहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है। सारे बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन ये लोग उल्टा सारे स्टूडेंट्स को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। सभी को ज़मीन पर लिटा दिया जाता है और सबका टेम्परेचर चेक किया जाता है। टेम्परेचर चेक करने पे क्लास प्रेसिडेंट का टेम्परेचर कम होता है, इसलिए उसे प्लास्टिक में रैप कर देते हैं। उन सबको लगता है कि इसे ठंड लग गई है। सारे बच्चे कहते हैं कि हम ज़ॉम्बी नहीं इंसान हैं। अब सारे बच्चे पूछते हैं कि आप हमें लेने आए हैं, पर उधर से उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। अब हम आर्चरी रूम को देखते हैं, जहां ये चारों सोचते हैं कि हेलीकॉप्टर हमें बचाने आया है, अब हमें बाहर निकलना चाहिए। दूसरी तरफ साइंस लैब का सीन दिखाया जाता है, जहां आर्मी टीम ज़ॉम्बीज़ को एक एक करके मारने लगती है। अब इधर छत पे बच्चे समझ जाते हैं कि ये हमें बचाने नहीं आए हैं, बल्कि ये लोग कुछ ढूंढने आए हैं। तभी एक सोल्जर को लैपटॉप मिल जाता है और वो लैपटॉप से फाइल को ट्रांसफ़र भी कर देता है। अब बच्चे खुश थे कि अब शायद उन्हें रेस्क्यू किया जाएगा। तभी कैप्टन के पास एक न्यूज़ आती है, जिसमें उसे पता चलता है कि क्वारंटाइन सेंटर में एक ज़ॉम्बी आ गई है, जो कि हाइसन स्कूल में पढ़ती थी, जिसे कुछ समय पहले ही रेस्क्यू किया गया था। तभी कैप्टन को समझ में आता है कि इस वायरस से इन्फेक्टेड लोग देखने में एकदम नॉर्मल इंसान की तरह लगते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हाइसन स्कूल के बच्चे इन्फेक्टेड हो सकते हैं और अगर वो क्वारंटाइन सेंटर में आ गए तो बात और बिगड़ जाएगी। इसलिए कैप्टन बच्चों को रेस्क्यू करने से मना कर देते हैं। जिन बच्चों को हेलीकॉप्टर में बैठाया जा चुका था उन्हें भी नीचे उतार दिया जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। तब कुछ बच्चे कहते हैं कि सबको नहीं तो कुछ लोगों को तो ले जाओ। इधर आर्चरी प्लेयर और मिजन भी बाहर निकल कर चिल्लाते हैं, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ये सब देख के सान को बहुत गुस्सा आता है और वो हेल्प का SOS साइन भी बिगाड़ देता है। अब हम क्वारंटाइन सेंटर का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि वो लेडी पॉलिटिशियन क्लास प्रेसिडेंट की मॉम है और क्लास प्रेसिडेंट का नाम नमारा है। उन पर ये एलिगेशन लगा है कि एक फायर फाइटर जो कि ओंजू के फादर हैं, उनको भगाने में मदद की है। तभी वो कहती हैं कि कैमरा मेरी तरफ करो और वो बताती हैं कि फायर फाइटर की एक बेटी हाइसन स्कूल में पढ़ती है। वो उसको बचाना चाहता था और मैं भी चाहती थी कि वो उसे बचाए, इसलिए मैंने उसकी मदद की और वो सारा इल्ज़ाम अपने सर पर ले लेती हैं। उनके साथ वाले लोग कहते हैं कि आप क्या कर रही हैं,
लेकिन वो लेडी पॉलिटिशियन नहीं मानती। तभी हम ओंजू के फादर को देखते हैं। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो उनसे हेल्प मांगता है। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और वो एक कार में बंद थी और कार का गेट भी नहीं खुल रहा था। तभी ओंजू के फादर उसे एक गन और कुछ खाने का सामान देते हैं, लेकिन वो उल्टा ओंजू के फादर को ही गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि आप नहीं जा सकते। तब ओंजू के फादर कहते हैं कि आप समझिए, गेट अटका हुआ है, कुछ टाइम में रेस्क्यू टीम यहाँ आ जाएगी। लेकिन वो आदमी नहीं मानता। मिस्टर ली कहते हैं कि आज मैं एक मॉन्क के पास गया, वो मुझे एक मंत्र जपने को कहते हैं। भला कोई ज़ॉम्बी मंत्र जपने से ठीक हो सकता है? और इधर ओंजू के फादर भी उस आदमी को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। इधर साइंटिस्ट बताते हैं कि इस वायरस का पता नहीं लगाया जा सका है। पहले तो ये नॉर्मल इंसान की तरह ही रहते हैं और जब ये एग्रेसिव हो जाते हैं तब ये ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। और वो कहते हैं कि जिन्हें बाद में रेस्क्यू किया गया है उन्हें अलग क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए। अभी हमें दूसरी तरफ ये पता चलता है कि वो लेडी पॉलिटिशियन जो भी कह रही थी वो अगला चुनाव जीतने के लिए कह रही थी। इस पर ओंजू के फादर के साथ वाला टीम मेंबर कहता है, क्या ये समय है ये सब बातें करने का? इस पर वो सारे उस पर चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि वो जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं। तभी कुछ सोल्जर आते हैं और कहते हैं कि आप लोगों को दूसरे क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। इस पर उस पॉलिटिशियन के आगे बाकी सारे पॉलिटिशियंस आ जाते हैं और कहते हैं कि इनको ले जाने के लिए आपको हमारी डेड बॉडी पर से जाना होगा। इस पर वो सोल्जर्स उन्हें बहुत पीटते हैं और उसके बाद उन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं। साथ ही हम उस इंस्पेक्टर को भी देखते हैं जिसने सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव हो रहा था। अब हम छत का सीन देखते हैं जहां बिजली चमकने से नमारा के कान में दर्द होने लगता है और उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। तभी अचानक से बारिश होने लगती है। बारिश को देखकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर वो उसी बारिश में रोने लगते हैं। वो सोचते हैं कि उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए कितनी कोशिश की, पर इसका क्या फ़ायदा। इधर इंसू की तबीयत भी खराब होने लगती है और उसके भी कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। तब सान कहता है कि यहाँ खड़े होकर उम्मीद करने से तो अच्छा है कि हम अपनी जान बचाते हुए मर जाएं। सान कहता है कि हमें नीचे जाकर उन पहाड़ियों पर जाना चाहिए। इस पर ओंजू कहती है, हाँ, उसे वहाँ का रास्ता पता है क्योंकि वो अपने फादर के साथ ट्रैकिंग करने के लिए वहाँ जाया करती थी। लेकिन हम ज़ॉम्बीज़ से कैसे निपटेंगे? इस पर सान कहता है कि हमारे पास नमारा है। तब नमारा कहती है कि इस टाइम वो भी बहुत वीक हो गई है। वैसे भी ज़ॉम्बी इस टाइम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ज़ॉम्बी और इंसान दोनों की स्मेल बारिश के पानी में मिक्स हो जाएगी। बारिश तेज़ है, वो तुम्हारे कदमों की आवाज़ भी नहीं सुन पाएंगे। अगर तुम चाहो तो इस समय यहाँ से निकल सकते हो। इसके बाद वो धीरे धीरे वहाँ से नीचे उतरने लगते हैं। उधर आर्चरी ग्रुप और मिजन भी अब धीरे से वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। अब सारे लोग छुपते छुपाते आगे बढ़ते हैं। इस पे सान कहता है कि अगर कोई भी उन्हें मारेगा तो वो सबसे पहले उनके सामने आएगा। इस पे ओंजू कहती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। उसके बाद ये ट्रक के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन सान वहीं रह जाता है और वो अपने सामने अपनी मॉम को देखता है। वो सान को बुला रही होती हैं, वो उसका नाम ले रही होती हैं। यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 10 की शुरुआत होती है जहाँ सारे दोस्त एक ज़ॉम्बी को मार रहे होते हैं। किसी को नहीं पता था कि ये ज़ॉम्बी और कोई नहीं बल्कि सान की मॉम है। इसी वजह से सान को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो अपने ही दोस्तों को मारने लगता है। तभी ओंजो सान को वहाँ से दूर ले जाती है। फिर सब वहाँ से बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ जाने लगते हैं। सान का रो रो के बुरा हाल था, वो बहुत इमोशनल था। सान को उसकी मॉम की याद आने लगती है। इधर मिजन और आर्चरी प्लेयर्स भी बाहर निकल जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो लोग भाग रहे हैं वो ज़ॉम्बी हैं और वो उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। इधर सब भाग ही रहे होते हैं कि तभी एक लड़की गिर जाती है और ये अपनी फ्रेंड से हेल्प मांगती है, लेकिन उसकी फ्रेंड पीछे देखती है तो ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं और वो उसकी हेल्प किए बिना ही वहाँ से भाग जाती है। तभी मिजन का ग्रुप वहाँ आ जाता है और वो उस लड़की को बचा लेते हैं। और फाइनली आर्चरी प्लेयर अपने भाई से मिलती है। उसके भाई को यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि उसकी सिस्टर उसे बचाने आई है। जैसे ही ये बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंचते हैं तभी नमारा कहती है कि जल्दी से यहाँ से भागो।
और जैसे ही बिजली चमकती है उस बिजली के उजाले में हमें बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं। तभी आर्चरी प्लेयर एक रूम को खोलती है और उसमें सबको बुलाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि मिजन का फ्रेंड जो कि इंजर्ड था उसे कोई अंदर नहीं ढकेल पा रहा होता है। अकेले मिजन ही उसकी हेल्प कर रही होती है। तभी वो सोचता है कि उसकी वजह से मिजन भी खतरे में है और वो उस ज़ॉम्बी के सामने गिर जाता है ताकि सारे ज़ॉम्बी उसे खा लें और बाकी लोग अंदर चले जाएं। तभी हम देखते हैं कि जो आर्चरी बॉय था वो पीछे छूट जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब सबको पता चल गया है कि वो ज़ॉम्बी और कोई नहीं सान की मॉम थी। तभी टेसू सान से जाके माफ़ी मांगता है, लेकिन सान अभी भी बहुत गुस्से में होता है। तभी सान ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लड़की जिसने अपनी फ्रेंड की हेल्प नहीं की थी वो अकेले छूट जाती है और ज़ॉम्बीज़ उसे काट लेते हैं और देखते ही देखते वो ज़ॉम्बी बन जाती है। अब सीन क्वारंटाइन सेंटर में जाता है, जहां मिस्टर ली की डॉक्यूमेंट्री में हमें ये पता चलता है कि कोई एंटीडोट नहीं बना है। सिर्फ एक ही रास्ता है कि ज़ॉम्बी को जला दिया जाए। वो बताते हैं कि जो ऐसा सोच रहा है कि वो एंटीडोट बना लेगा तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। लेकिन कैप्टन को उनकी बात पे यकीन नहीं होता। वो कहते हैं कि आप लोग अपनी स्टडी जारी रखिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि मिस्टर ली की कही गई बातों में कितनी सच्चाई है। तभी कैप्टन के पास खबर आती है कि उनका मिलिट्री पावर ख़त्म होने को है और बाउंड्रीज भी अब खोली जा रही हैं। अब हम लेडी पॉलिटिशियन को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि उसकी चाल उसी पे उल्टी पड़ गई है। उसकी टीम का एक मेंबर आता है और कहता है कि आपने जो कुछ भी बोला उसकी वजह से सारा इल्ज़ाम आप पर लग रहा है, इसलिए आपको इस्तीफ़ा देना होगा। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो आपको रेजिग्नेशन लेटर पे साइन करना होगा। और वो लेडी पॉलिटिशियन ये सब देखती रह जाती है। अब हम ओंजू के फादर को देखते हैं, कुछ कलरफुल रिबन ले रहे होते हैं। अब सीन सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ पे सब सो रहे होते हैं। सान और ओंजू का झगड़ा भी अब ख़त्म हो गया होता है। ये लोग कहते हैं कि जब ये यहाँ से बाहर निकलेंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओंजू के फादर पेड़ों पे कलरफुल रिबन बांध रहे हैं ताकि वो रास्ता ना भटकें। लेकिन बहुत दिनों से भूखे प्यासे रहने के कारण उन्हें चक्कर आ जाता है और वो गिर जाते हैं। दूसरी तरफ नमारा कहती है कि ये जगह जल्दी ही हमें छोड़ देनी चाहिए। तभी आर्चरी गर्ल का भाई कहता है कि दीदी आपका टूर्नामेंट था, क्या आपका नेशनल में सिलेक्शन हो गया है? इस पे वो आर्चरी गर्ल कुछ नहीं कहती क्योंकि वो सिलेक्ट ही नहीं हुई थी। तभी मिजन कहती है कि हाँ ये सिलेक्ट हो गई है। इस पे आर्चरी गर्ल का भाई बोलता है आप सिलेक्ट हो गई हैं तो अब तो आपको नेशनल में भी जाने का मौका मिलेगा और आपको कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाएगा। तभी यहाँ टेसू आता है और आर्चरी गर्ल से कहता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। मैं हमेशा से अपनी फीलिंग आपको बताने के बारे में सोचता था। फिर टेसू प्लेयर का हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठाता है। तभी ये प्लेयर टेसू को मारने लगती है और कहती है कि ये सब कहने से पहले तुम्हें शर्म नहीं आई? इस पर टेसू कहता है मैं मरने से पहले अपनी फीलिंग तुम्हें बताना चाहता था, पता नहीं मैं कब ज़ॉम्बी बन जाऊं। अब हम इंसू को देखते हैं, जो बुरी तरह से टूटने फूटने के बाद भी सान को ढूंढते हुए छत पर आ जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं रहता। दूसरी तरफ सोह्यू को आइडिया आता है कि बॉक्सेस से शील्ड बना के बाहर निकला जा सकता है, लेकिन शील्ड बनाने के लिए मिजन और एक लड़के में बहस हो जाती है। लड़का शील्ड को लंबा बनाना चाहता था, लेकिन मिजन कहती है कि बॉक्सेस को ढकना चाहिए। बहस करते करते इन दोनों का झगड़ा होने लगता है। तब नमारा इन्हें शांत कराती है। इस पे मिजन कहती है कि तुम कौन हो? तब नमारा बोलती है कि वो क्लास प्रेसिडेंट है। फिर ये लोग आपस में वोट करते हैं कि कौन शील्ड को लंबा रखना चाहता है और कौन इसे ढकना चाहता है। ज़्यादा वोट लंबा रखने के फेवर में थे क्योंकि ज़ॉम्बी को चढ़ना नहीं आता। दूसरी तरफ कैप्टन को साइंटिस्ट बताते हैं कि ये वायरस 19% तक मिस्टर ली के वायरस से मैच करता है, मतलब कि इसका एंटीडोट नहीं बनाया जा सकता और ये वायरस भी अभी नया है। जैसे ही ये वायरस इंसान के शरीर में जाता है, इंसान का दिल धड़कना बंद हो जाता है, मतलब ये ज़ॉम्बी जिंदा लाश हैं। ये दिमाग के कंट्रोल में हैं, इस वजह से ये इधर उधर घूम रहे हैं। जो ज़ॉम्बी हैं उनके अंदर यही सिम्टम हैं। तभी कैप्टन युंजे को देखते हैं और तभी वो उन्हें बताते हैं कि इसमें ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं हैं, साथ ही उसका दिल भी धड़क रहा है।
इसका मतलब है ये वायरस अपने आप को बहुत जल्दी से चेंज कर रहा है, यानी इसके कई फेस हो सकते हैं। अब कैप्टन मिलिट्री पावर बढ़ाने के लिए एक मीटिंग अरेंज करते हैं। इधर सारे स्टूडेंट अपने आप को कवर कर रहे होते हैं ताकि ज़ॉम्बी के काटने पर वो इन्फेक्टेड ना हो पाएँ। तभी सान को यहाँ एक चॉकलेट मिलती है और वो ये चॉकलेट सबको दिखा देता है, लेकिन ये एक्सपायर्ड होती है। लेकिन इतना भूखे होने के बाद ये सब सोचने का वो सोचते भी नहीं हैं और कुछ लोग इसकी छोटी छोटी बाइट खा लेते हैं और कुछ लोग दूसरों के खातिर इसे आगे बढ़ा देते हैं। सान ओंजो को हैंड ग्लव्स पहनाता है। फिर ये लोग बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने पे हमें पता चलता है कि वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं। ये बॉक्सेस से राउंड बना लेते हैं, लेकिन वो उसे ढकेल नहीं पाते क्योंकि बॉक्सेस बहुत भारी होते हैं और ऊपर से ज़ॉम्बीज़ भी उन पे बहुत फोर्सफुली अटैक कर रहे होते हैं। अब ये स्टूडेंट बुरी तरह फंस जाते हैं, न ये पीछे जा पाते हैं और न ये आगे आ पाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिस लड़के की बहस मिजन से हुई थी वो मिजन को बचाने के लिए एक ज़ॉम्बी को धक्का देता है और वही ज़ॉम्बी इस लड़के के हाथ पे काट लेता है। अब ये समझ जाता है कि ये भी अब ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए वो राउंड से बाहर निकल जाता है और सारे ज़ॉम्बी को अपने ऊपर ले लेता है और देखते ही देखते वो ज़ॉम्बी बन जाता है और बाकी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इधर कंट्रोल रूम में मीटिंग हो रही है कि सारे ज़ॉम्बी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इन्हें अब मिलिट्री पावर बढ़ानी चाहिए ताकि कोई भी यहाँ से बाहर ना जा सके और बाहर से कोई अंदर ना आ सके। और कैप्टन को ये सारी बातें उसके उस फ्रेंड से पता चलती हैं जो गवर्नमेंट कंट्रोल रूम में काम कर रहा था। तभी कैप्टन कहता है कि वो हाइसेन स्कूल पर बॉम्ब गिराएगा। कुछ सोल्जर कहते हैं कि यहाँ अभी रेस्क्यू करना बाकी है, लेकिन कैप्टन कहते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि कुछ के अंदर तो सिम्टम्स ही नहीं आ रहे हैं और अगर रेस्क्यू करने के बाद ये लोग ज़ॉम्बी बन गए तब और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तभी हम देखते हैं कि युनजे खुद को फ्री कर लेती है और अब वो लिखती है कि उसे भूख लग रही है। इधर ओंजू के फादर भी स्कूल में आ चुके हैं, उनके पीछे ज़ॉम्बी लगे हुए हैं। दूसरी तरफ सोयुक और ओंजू गेट खोलने की कोशिश करते हैं। बाकी लोग शील्ड संभाल कर रखे हैं, लेकिन गेट खुल नहीं पाता क्योंकि वो दूसरी तरफ से लॉक है। अब इंसू ने भी ये सारी आवाज़ें सुन ली थी और अब वो भी इधर आने लगता है। नमारा भी बहुत कोशिश करती है, तभी ओंजू गेट खोल देती है और दरवाजे के उस पार अपने फादर को देख के बहुत खुश हो जाती है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।